ध्यान देंगे बच्चों, आज जो है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं पढ़ाने का। कल जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम बताए थे, रासायनिक संयोग के बारे में बताए थे, परिवर्तन के बारे में बताए थे। आज जो है उससे आगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं बतानी देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें कई तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो ताप में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ के जो रंग होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होता है या ऊष्मा जो है अवशोषित होता है, अवक्षेप उत्पन्न होता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं में कई तरह के जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो पहला इसकी विशेषता हम पढ़ेंगे, गैस का बनना या गैस की उत्पत्ति। गैस का बनना या गैस की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें गैस का निर्माण होता है। जैसे जस्ता के दानेदार टुकड़ा पर अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस बनता है। यानी एक परख नली में हम दानेदार जस्ता का कुछ टुकड़ा रखते हैं और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, यानी H2SO4, तनु H2SO4 डालते हैं। तो दोनों जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होता है और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जैसे आप देखेंगे Zn प्लस H2SO4 या जस्ता है, एक परत नली में जस्ता के कुछ दानेदार टुकड़ा को रख देते हैं और उसमें जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जल मिलाकर पतला बना देते हैं, उसको हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाकर, पतला बनाकर उस परख नली में डालते हैं। परख नली में डालने के बाद उसमें से हम देखते हैं गैस निकलता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलता है और ZnSO4 बनता है, यानी जिंक सल्फेट। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस का निर्माण होता है। दूसरा हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ठोस अवक्षेप बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, अगर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का ठोस दही के समान अवक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, देखिए NaCl, ये साधारण नमक कहा जाता है इसको जल में हम घोल करके जलीय विलयन बनाते हैं, और इसके साथ AgNO3 का विलयन इसमें हम डाल दें। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये दोनों जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है, दही के समान होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और सोडियम और NO3 मिलकर के NaNO3 बनाता है NaNO3। यह जो सिल्वर क्लोराइड है इसी को हम ठोस अवक्षेप करते हैं और यह दही के समान होता है। इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखेंगे तीसरा, रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिनमें पदार्थों का रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन जब हम तैयार करते हैं तो वह बैंगनी रंग का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन बैंगनी रंग का होता है, और उसको जब हम किसी परख नली में रख करके और जब नींबू का रस बूंद बूंद करके हम डालते हैं तो हम पाते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वह धीरे 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 जो है खत्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। इससे अभिक्रिया के फलस्वरूप यह पता चलता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का रंग जो है परिवर्तित होता है। अब देखेंगे चौथा नंबर में ताप परिवर्तन। ताप में परिवर्तन यानी कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप उसमें ताप उत्पन्न होता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप का अवशोषण होता है। तो सबसे पहले एक उदाहरण हम देंगे आपको ताप उत्सर्जन का, ताप उत्पन्न होता है। कली चूना के बारे में आप जानते होंगे, उसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, उसको शुष्क चूना भी कहा जाता है। उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो किसी बर्तन में या परख नली में कुछ कली चूना को हम रखेंगे, CaO को रखेंगे, शुष्क चूना को रखेंगे, और उसमें ऊपर से जो है कुछ हम जल डालेंगे। हम देखेंगे कि उसमें बुदबुदाहट होने लगता है और उसमें कुछ गैस निकलने लगती है, और बर्तन जो है काफी गर्म हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? पहले कली चूना तो गर्म नहीं था, पानी आप डालें वो तो गर्म नहीं था, लेकिन ये दोनों का अभिक्रिया जब हुआ है तब यह परिवर्तन हमको देखने को मिला है कि उसमें बुदबुदाहट, उससे गैस निकलना और बर्तन का गर्म हो जाना। तो इस तरह से क्या पता चलता है, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होता है, और ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। आगे चल करके आपको हम विस्तार से बताएंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। अब देखिए इसी उदाहरण में एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ताप में कमी हो जाती है, तो उसको हम देखते हैं। अब देखेंगे ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है उसमें भी ताप में परिवर्तन होता है। अमोनियम क्लोराइड, एक परख नली लेते हैं और उसमें कुछ अमोनियम क्लोराइड को रखते हैं और उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रखते हैं, विलयन डालते हैं। हम देखते हैं कि अभिक्रिया शुरू होती है,
और अभिक्रिया के बाद उस परख नली को अगर हम छूते हैं तो ठंडा महसूस होता है। जबकि अमोनियम क्लोराइड को हम डालें, बेरियम हाइड्रोक्साइड को डालें, तो उनके ताप जो है न अधिक था न कम था, सामान्य था। लेकिन दोनों का जब अभिक्रिया हुआ तो हम पा रहे हैं कि वह ठंडा हो जाता है, यानी बाहर से ऊष्मा को लेकर के वो अवशोषण करता है। ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। अब देखेंगे 5 नंबर पर पहुंचेंगे, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें हम अवस्था में परिवर्तन पाते हैं। जैसे एक मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो उसमें का कुछ मोम पिघल करके नीचे गिर जाता है और कुछ मोम पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और वह द्रव जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तित होकर के बत्ती के साथ जलने लगता है। इस तरह से मोमबत्ती एक ठोस पदार्थ है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं वह ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो वह ठोस से द्रव और द्रव से वाष्प में, गैस में परिवर्तित होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। इसी तरह से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। मैग्नीशियम के फीता को देखिए, उसको अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो क्या है, राख है, चूर्ण है, सफेद चूर्ण। तो एक ठोस पदार्थ मैग्नीशियम का फीता जल करके यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह क्या बनाता है, तो राख बनाता है, सफेद रंग का अवशेष छोड़ देता है। इस तरह से इसके भी अवस्था में परिवर्तन होता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं की ये 5 विशेषताएं हो गई। अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है? जब रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकर्मकों, अभिकारकों और उनके उत्पादों को स्थान पर, जब रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसे कहें, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो वैसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, या तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से हम समझेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह पर, स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, रासायनिक सूत्रों को जब लिखते हैं तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है, हम लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, अभिक्रिया के द्वारा जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण। इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है कि हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं तो जल का निर्माण होता है।
अब देखिए इसमें अभिकारक कौन है या अभिकर्मक कौन है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि यही अभिक्रिया में भाग लेकर के नया पदार्थ जल का निर्माण करता है। तो इन अभिकारक के स्थान पर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्थान पर इनके सूत्रों का हम उपयोग करते हैं। उत्पाद जो बनता है उसके जगह पर हम सूत्रों का उपयोग करते हैं और तब इस समीकरण को लिखते हैं, तो इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे अभिकारक कौन कौन है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का सूत्र हो गया H2 और ऑक्सीजन का सूत्र हो गया O2। आपको यह जानना होगा कि अभिकारक अगर दो हो या दो से अधिक हो तो उनको लिख करके जो है उनके बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं। यहाँ अभिकारक जो है दो तो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का सूत्र रासायनिक सूत्र लिखेंगे, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, इनके बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अगर तीन ठो पदार्थ मिल करके रासायनिक संयोग कर रहा है तब तीनों पदार्थ के सूत्रों को लिखकर, रासायनिक सूत्रों को लिखकर तीनों के बीच में जो है प्लस का हम चिन्ह देंगे। लेकिन यहाँ अभिकारक मात्र दो ठो पदार्थ है तो इन दोनों तत्वों का, दोनों पदार्थों का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, इसका भी और इसका भी, और दोनों के बीच में हम प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये अभिक्रिया का चिन्ह हो गया और उत्पाद को हम इधर लिखते हैं। तो उत्पाद क्या बनता है? तो जल। तो जल का हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे, तो यह H2O होगा, H2O होगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के स्थान पर उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो वैसे समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब तो समझ में आ गया। ऐसा हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो इसमें अभिकारक कौन कौन है? तो कार्बन है और ऑक्सीजन। कार्बन को हम सूत्र के द्वारा लिखेंगे और ऑक्सीजन को हम सूत्र के द्वारा व्यक्त करेंगे, यानी C+O2। क्या बनाएगा? तो नया पदार्थ का निर्माण होगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी CO2। तो यहाँ इस अभिक्रिया में क्या किए कि अभिकारक को भी सूत्र द्वारा हम लिख दिए, अभिकारक को हम सूत्र द्वारा व्यक्त किए हैं, और जो नया उत्पाद बना है उसको भी रासायनिक सूत्र द्वारा हम व्यक्त किए हैं। इसलिए इस तरह से हम अगर कहीं भी लिखते हैं अभिक्रिया को तो इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब तो आप रासायनिक समीकरण के बारे में अवश्य समझ लिए होंगे। अब चलिए, रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है, संतुलित और असंतुलित। तो जरा हम समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, उत्पादों में विभिन्न तत्वों का परमाणु संख्या अगर समान हो तो उसे हम संतुलित कहें, और जब परमाणु संख्या असमान हो तब उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहें। फिर से एक बार और, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान यानी बराबर नहीं, तो वैसे समीकरण को हम
वैसे रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसी को हम उदाहरण में लेते हैं, देखिए हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के H2O यानी जल का निर्माण करते हैं। अभी इस अभिक्रिया के बाएं तरफ आपको हम बताए थे अभिकारक होता है, इसको अभिकर्मक भी कहते हैं, और अभिक्रिया के चिन्ह के जो दाएं तरफ होता है यानी जो इसके शीर्ष की तरफ होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक जो है या अभिकर्मक जो है, इसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या को देखिए। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, और दाहिने तरफ जो उत्पाद है उसमें भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। इस तरह से यहां हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन, इसमें कौन कौन तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो हाइड्रोजन ले रहा है तो हाइड्रोजन लिख देंगे, ऑक्सीजन ले रहा है तो ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन। अब यहां एक सारणी बना लीजिए इसे बढ़िया से समझने के लिए। हाइड्रोजन में देखिए बायां पक्ष में यानी अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो आप सीधे कहेंगे 2। ए हो गया आपका बायां पक्ष, और ए हो गया आपका दायां पक्ष। यानी हाइड्रोजन का बायां पक्ष में परमाणुओं की संख्या 2 है तो हम 2 लिख देंगे, और इसी हाइड्रोजन का दायां पक्ष में परमाणुओं की संख्या कितना है, तो यहां भी 2 है। यानी बाएं पक्ष में भी हाइड्रोजन के परमाणु संख्या और दाएं पक्ष में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बराबर है। अब ऑक्सीजन का देखिए, अभिकारक में ऑक्सीजन यहाँ है, इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 2 इंगित कर रहा है, यानी इसमें परमाणु की संख्या 2। लेकिन दाएं पक्ष में उत्पाद में हम जाएं तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या दे भी नहीं किया, इसका मतलब है कि यहाँ 1 छुपा हुआ है, यानी यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या मात्र 1 है। अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, दोनों पक्ष अभिकारक और उत्पाद दोनों में आप देखिए तो जो तत्व है, क्या सभी तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है, तो स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं। इस तरह से जितने समीकरण आपको मिलेंगे वे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, उनको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरह से और भी हम कई उदाहरण ले सकते हैं। अब चलिए आपको हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझा रहे हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले इस पर हम विचार करेंगे। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में H2 प्लस Cl, इसको देखेंगे। H2 क्या है, तो हाइड्रोजन, और Cl2 क्या है, तो क्लोरीन। ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो 2HCl बनते हैं। उसी तरह से हम C+O2 लिखेंगे, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं रासायनिक अभिक्रिया तो CO2 बनाते हैं। अब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन है और क्लोरीन है,
तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या उत्पाद में, यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर छुपा हुआ है 1, और इस 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो जाएगी। यानी बाएं तरफ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, और 2 से गुना करने के कारण इधर दाएं तरफ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2। उसी तरह से हम क्लोरीन पर विचार करेंगे। क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ 2 है, और यहाँ देखिए उत्पाद में यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी क्लोरीन की भी परमाणु संख्या 2 हो जाएगी। इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो विभिन्न तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण। उसी तरह से इसको हम देखेंगे, अभिकारक में कार्बन है और ऑक्सीजन है। पहले कार्बन के बारे में हम तुलना करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, और यहाँ भी कार्बन की परमाणु संख्या देखेंगे 1 है, यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों में कार्बन की परमाणु संख्या समान है। अब देखेंगे ऑक्सीजन, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि अभिकारक में तत्वों का परमाणु संख्या जितना है ठीक उतना ही उत्पाद में भी तत्वों की परमाणु संख्या है, यानी दोनों तरफ विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या समान है, इसलिए इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। अब तो आप संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में समझ लिए होंगे, और इसका पहचान भी आप कर सकते हैं। अब अगले दिन आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की तरीका हम बताएंगे। धन्यवाद।